ठीक है भाई, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने प्रभाविता की बात की थी और प्रभाविता के न्यूमेरिकल्स एक बार वापस जाके देखें। किसी न्यूमेरिकल में डाउट? किसी भी प्रभावी लक्षण को कैसे पता करोगे? प्रभावी लक्षण पता करने के चार तरीके। पहला, F1 पीढ़ी। अगर कोई जनक लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त हो रहा है, जनक लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त हो रहा है उसे क्या कहेंगे? प्रभावी। जो शुद्ध और संकरित दोनों अवस्थाओं में अभिव्यक्त हो रहा है वो प्रभावी। जो शुद्ध भी और संकरित दोनों अवस्था में अभिव्यक्त हो रहा है वो भी प्रभावी। जो अधिक मात्रा में दिखाई दे रहा है, अधिक आवृत्ति में दिखाई दे रहा है वो भी प्रभावी। और ऐसा अरूपांतरित लक्षण जिसमें परिवर्तन ना हुआ हो और जो क्रियाशील एंजाइम या प्रोटीन बनाएगा उसे भी हम क्या कहेंगे? प्रभावी लक्षण कहेंगे। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण वाला सिस्टम ठीक था। अब देखो यहां पर हम बात क्या करेंगे। देखो, हमने एक संकर संकरण देखा था। एक संकर संकरण में हमने ये क्रॉस किया, शुद्ध लंबे पादपों को शुद्ध पादप बोने पादपों से लिया, ये जनक पादप थे। फिर F1 पीढ़ी आई, सभी के सभी लंबे थे। और फिर F2 पीढ़ी आई जिसमें हमारे पास शुद्ध मतलब लंबे और बोने पादप दोनों किस अनुपात में आए, ये हमने एक संकर संकरण में देख लिया था। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि मैं एक उद्यान मटर के खेत में लेके गया आपको, और उद्यान मटर के खेत में आपने देखा कि लंबे पादप भी हैं और बोने पादप भी हैं। उद्यान मटर के खेत में आपने देखा लंबे पादप भी हैं और बोने पादप भी हैं। जैसे ही आपने बोने पादपों को देखा, देखकर उसका जीनी प्ररूप पता कर सकते हो? हां, सारे बोने पादप का जीनी प्ररूप स्मॉल टी होगा। और क्या हो सकता है? उद्यान मटर में जितने बोने पादप आप देख रहे हो, तो बोने पादप को देखकर उसका जीनी प्ररूप आपने पता कर लिया स्मॉल टी, क्योंकि शुद्ध ही होता है। लेकिन जितने भी लंबे पादप आपको देख रहे हैं, जो नहीं आपको नहीं देख रहे, आप देख रहे हो उनको, सॉरी, वो क्या पता देख रहे हो। तो जिन भी लंबे पादपों को आप देख रहे हो, देखकर उनका जीनी प्ररूप पता कर सकते हो? नहीं, क्योंकि जो दिखने में लंबे पादप हैं वो शुद्ध भी हो सकते हैं और संकरित भी हो सकते हैं। मतलब जो प्रभावी लक्षण है उसको देखकर उसका जीनी प्ररूप ज्ञात नहीं कर सकते, उसका जीनी प्ररूप ज्ञात करना पड़ेगा। और प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप ज्ञात करने के लिए किया गया क्रॉस या परीक्षण क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस। आई समझ में? हमारे पास दो लक्षण है, एक प्रभावी लक्षण है और एक अप्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण हमेशा हमको पता है शुद्ध ही होगा। जैसे बोना पादप आप हमेशा क्या लिखोगे? स्मॉल टी, क्योंकि अप्रभावी लक्षण केवल किस अवस्था में होगा? शुद्ध। लेकिन जो प्रभावी लक्षण है लंबा, वो शुद्ध भी होगा कैपिटल टी, संकरित में भी होगा। देखकर उसका जीनी प्ररूप पता नहीं कर सकते, तो उसका जीनी प्ररूप पता करने के लिए किया गया क्रॉस क्या कहलाएगा? परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। पहली चीज। अब दूसरा प्रश्न, ये जो परीक्षण क्रॉस है, इस परीक्षण क्रॉस के माध्यम से आप प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप पता कर रहे हो। अब मेरा प्रश्न है कि प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप F1 पर पता करोगे, F2 पीढ़ी पर पता करोगे, या दोनों पर पता करना पड़ेगा? सोच के बताना, जल्दबाजी नहीं। प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप यदि आपको ज्ञात करना है, किस पीढ़ी पर ज्ञात करोगे? F1, F2 या दोनों पर ज्ञात करना पड़ेगा? कितने जने F1? 1, 1.25, 1.25। कितने जने F2? बढ़िया, गुड।
इधर देखो, F1PD है, F1PD में सारे लंबे पादप आते हैं और F1PD में सारे लंबे पादप आते हैं, सबका जीनी प्ररूप संकरित ही है। F1PD कभी शुद्ध आई क्या? कहीं आई क्या? नहीं। F1PD में सारे लंबे पादप है, उन सब का जीनी प्ररूप आपको पहले से पता है, संकरित ही होना है। F2PD में शुद्ध भी हैं, संकरित भी हैं। तो प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप किस पीढ़ी पे पता करना पड़ता है? F2। इसीलिए मॉड्यूल और एनसीईआरटी में फर्क है। जब ये दूसरे कोचिंग संस्थानों के मॉड्यूल पढ़ते हैं ना, तो उसमें F1 लिखा होता है, और अगर एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ते हो और सवाल भी आ रखा है, उसमें साफ साफ एक लाइन ही दे रखी है, लेकिन दे रखी है परीक्षण क्रॉस के माध्यम से प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप किस पीढ़ी पर ज्ञात करेंगे? F2 पर, क्योंकि F2 पर शुद्ध और संकरित दोनों आ रहे हैं। F1 पीढ़ी पे तो हमेशा ही क्या है? संकरित। तो आपको पता ही है उसका जीनी प्ररूप संकरित है। तो टेस्ट क्रॉस के माध्यम से क्या पता कर रहे हैं? प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप किस पीढ़ी पर? F2 पीढ़ी पर पता करेंगे। कैसे हम लिखेंगे? तो हेडिंग डाल देंगे हम परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अभी के लिए ब्रैकेट में एक पॉइंट लिख लेना, परीक्षण क्रॉस के ब्रैकेट में यह एक प्रकार का बैक क्रॉस है। हम देखेंगे आगे बैक क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस ब्रैकेट में यह एक प्रकार का बैक क्रॉस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, इस क्रॉस के माध्यम से क्या है, हां, इस क्रॉस के माध्यम से हम प्रभावी लक्षण, इस क्रॉस के माध्यम से प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप F2 पीढ़ी पर ज्ञात किया जाता है। हां, पहली स्लाइड है भाई। इस क्रॉस के माध्यम से प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप F2 पीढ़ी पर ज्ञात किया जाता है। प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप F2 पीढ़ी पर ज्ञात किया जाता है। अब कैसे करेंगे, सुनो इधर। तो परीक्षण क्रॉस बन क्या जाता है? परीक्षण क्रॉस में आपको किसका जीनी प्ररूप ज्ञात करना है? प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप ज्ञात करना है। तो इसका मतलब प्रभावी लक्षण का जो भी जीनी प्ररूप होगा उसको हम किससे क्रॉस करेंगे? अप्रभावी जनक। अप्रभावी जनक, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करेंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप शुद्ध भी हो सकता है, संकरित भी हो सकता है। इसका क्रॉस सदैव किससे होगा? अप्रभावी जनक यानी स्मॉल टी से। सही। तो इसका मतलब दो संभावना ही है, या तो प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप शुद्ध होगा या प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप संकरित होगा। तो अगर मैं पहला केस लूं इधर, पहला केस का मतलब यदि प्रभावी लक्षण शुद्ध, या जिसे मैं क्या कह सकता हूं, समयुग्मजी है, तो परीक्षण क्रॉस क्या बन जाएगा? प्रभावी लक्षण शुद्ध है मतलब कैपिटल टी, इसका क्रॉस स्मॉल टी से करोगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 100% प्रभावी। भाई कैपिटल टी इसको क्रॉस करोगे स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ही आएगा।
मतलब सारे के सारे लक्षण कैसे आ रहे हैं? प्रभावी आ रहे हैं। कब? जब प्रभावी लक्षण का जीनी प्रारूप कैसा होगा? शुद्ध या समयुग्मजी है। अब मैंने यहां पर ले लिया केस सेकंड। केस सेकंड का मतलब यदि प्रभावी लक्षण कैसा है? विषम युग्मजी है यानी संकरित है। अगर वो संकरित है या विषम युग्मजी है तो फिर आपके पास क्या हो गया? परीक्षण क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, संकरित इंटू स्मॉल टी। अब इसका आप संकर करोगे, क्रॉस करोगे तो आपके पास आधे लंबे आएंगे, आधे बोने आएंगे, यानी आपके पास अनुपात क्या आएगा? 1:1। इसका मतलब अगर आपके पास परीक्षण क्रॉस का रिजल्ट, यदि आपके पास परीक्षण क्रॉस का रिजल्ट आता है सारे प्रभावी लक्षण, तो जीनी प्रारूप क्या हो गया? शुद्ध या समयुग्मजी। और यदि आपके पास परीक्षण क्रॉस का अनुपात आ रहा है 1:1, आधे प्रभावी आधे अप्रभावी, तो जीनी प्रारूप क्या हो गया प्रभावी लक्षण का? संकरित या विषम युग्मजी। सही। तो एक मुझे बताना ये क्लियर, अगर मैं F1 पीढ़ी का टेस्ट क्रॉस करूं, सुन लेना, पता तो हम F2 पीढ़ी पे करते हैं, लेकिन यदि मैं F1 पीढ़ी का परीक्षण क्रॉस करूं तो मेरे को उत्तर या रिजल्ट क्या मिलेगा? 1:1। क्योंकि F1 पीढ़ी क्या होती है? संकरित। F1 पीढ़ी संकरित होगी तो F1 पीढ़ी का परीक्षण क्रॉस ये हो गया, और संकरित होने पर हमको पता है रिजल्ट क्या आता है? 1:1। तो F1 पीढ़ी का परीक्षण क्रॉस अनुपात क्या आएगा? 1:1। लेकिन हम प्रभावी लक्षण का जीनी प्रारूप पता कब करेंगे? F2 पीढ़ी पर। प्रभावी लक्षण का जीनी प्रारूप पता किस पर करोगे? F2 पीढ़ी पर। लेकिन F1 पीढ़ी का परीक्षण क्रॉस अनुपात आएगा क्या? 1:1 आएगा। सही बात है। तो अब आप ये पूरा सिस्टम लिख लो। ये परीक्षण क्रॉस है, प्रभावी लक्षण का जीनी प्रारूप को इससे क्रॉस किया, केस 1 और केस 2। कौशल जी, प्रभावी जनक का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए किया जाएगा बेटा। ठीक है, पहले टेस्ट क्रॉस हो गया, फिर 2 केस लिखने। अगर प्रभावी लक्षण शुद्ध या समयुग्मजी है तो 100% प्रभावी रिजल्ट आएगा, और यदि प्रभावी लक्षण संकरित या विषम युग्मजी है तो अनुपात 1:1 आएगा। ठीक है, लिख लिया सबने? तो एक नोट लिखेंगे यहां पे। ठीक है, लिखे नोट। एक संकर संकरण
एक संकर संकरण की F1 पीढ़ी, एक संकर संकरण की F1 पीढ़ी का परीक्षण क्रॉस अनुपात, एक संकर संकरण की F1 पीढ़ी का परीक्षण क्रॉस अनुपात 1:1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि F1 पीढ़ी कैसी है? संकरित या विषम युग्मजीय है। ठीक है, हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण भी पढ़ेंगे, उसमें हम परीक्षण क्रॉस का अनुपात 1:1:1:1 आएगा, बट वो आगे द्विसंकर संकरण में। तो यहां पर हमने क्या लिखा है? एक संकर संकरण की F1 पीढ़ी का परीक्षण क्रॉस अनुपात 1:1 होगा। क्लियर भाई? तो परीक्षण क्रॉस में हमने प्रभावी लक्षण के जीनी प्रारूप को किससे क्रॉस कराया है? अप्रभावी जनक से। प्रभावी लक्षण का जीनी प्रारूप किस पीढ़ी पर ज्ञात करेंगे? F2 पर। लेकिन F1 पीढ़ी का परीक्षण क्रॉस अनुपात पूछा जाए तो आंसर 1:1 होगा। तो प्रभाविता हमने देख ली। प्रभाविता में प्रभावी लक्षण का जीनी प्रारूप ज्ञात करने के लिए परीक्षण क्रॉस भी हमने देख लिया। अब हम आज बात करेंगे प्रभाविता का नियम सार्वत्रिक रूप से मान्य है या उसमें अपवाद होते हैं? अपवाद होते हैं। तो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रभाविता के अपवाद। मतलब डोमिनेंस के अपवाद या एक्सेप्शंस कितने होते हैं? 2 होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता को हम क्या कहते हैं? इनकंप्लीट डोमिनेंस। और सह प्रभाविता को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, तो प्रभाविता के 2 अपवाद हैं, एक अपूर्ण प्रभाविता और एक सह प्रभाविता। एक एक करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब हम अपूर्ण प्रभाविता की बात करेंगे या इनकंप्लीट डोमिनेंस की, तो अपूर्ण प्रभाविता 2 मुख्य पादपों में देखी जाती है। 2 प्रमुख पादप कौन से? बिल्कुल सही। एक तो मिराबिलिस जलापा, या बिल्कुल सही, जिसे 4 o'clock पादप भी कहते हैं। और दूसरा जिस पादप में देखी जाती है एंथरियम मेजस, जिसे हम स्नैपड्रैगन या डॉग प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो हम लोग प्रभाविता के 2 अपवाद पढ़ेंगे, एक अपूर्ण प्रभाविता और एक सह प्रभाविता। पहले हम किसकी बात करेंगे? अपूर्ण प्रभाविता की। अपूर्ण प्रभाविता किन 2 पादपों में देखा जाता है? मिराबिलिस और एंथरियम मेजस। तो हेडिंग डाल देंगे पहले अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता लिख लेंगे। यह प्रक्रिया मिराबिलिस जलापा और एंथरियम मेजस में देखी जाती है। यह प्रक्रिया, यह आपने दुकान खोल रखी है, बेच भी रहे हो पेन? 13 पेन एक व्यक्ति, बहुत नाइंसाफी है। दोनों के भी 13? अच्छा 13 मेरा वाला 13। ओहो। और इसमें कितने रंग है? अभी आप किससे लिख रहे हो? ब्लू से। ये रेड लिखता है? नहीं। अब सुनना, अब देख लेना 1 मिनट। एक पे शांत, यहां पे रंग चेंज कर सकता हूं मैं? 1 मिनट ध्यान रखना। अभी ये क्या है? ब्लू। बिना रंग चेंज किए ये इसको रेड लिखूं? जादू? लिखा रेड?
कैसे नहीं लिख सकता? ये येलो भी लिख सकता है, ग्रीन भी लिख सकता है। तो आपका ब्लू जो लिख रहा है ना, वो भी रेड लिख सकता है, लाल रंग में नहीं लिख सकता। लिखो। तो यह प्रक्रिया मिराबिलिस जलापा और एंथरियम मेजस में देखी जाती है। अब अपूर्ण प्रभाविता क्या लिख, सुबह सुबह उंगलियां भी अंगड़ाई ले रहे थे, लिखा ही नहीं जाता। थोड़ा सा तेज लिखो तो लैक्टिक अम्ल जम जाता है। लिख लिया? साथ वालों का भी लिख लो जो नहीं लिख पा रहे। हां, अब एक मिनट। अब अपूर्ण प्रभाविता यानी स्नैपड्रैगन में और मिराबिलिस में क्या हो रहा है? इसमें हम लोग शुद्ध लाल पुष्प लेते हैं, शुद्ध लाल पुष्प यानी कैपिटल आर, और लेते हैं शुद्ध सफेद पुष्प स्मॉल आर। ठीक है, यहां पे मियोसिस होगा, कैपिटल आर आएगा, एक ही प्रकार का युग्मक, यहां पे एक ही प्रकार का युग्मक आएगा स्मॉल आर, और हमारे पास F1 पीढ़ी आ जाती है कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जब हमने प्रभाविता की बात की थी, तो प्रभाविता में दो जनक लक्षण में से कोई एक जनक लक्षण प्रकट होना था। मतलब अगर यह प्रभाविता दर्शाता तो या तो F1 पीढ़ी में लाल आना चाहिए था या सफेद आना चाहिए था। यहां आया क्या? गुलाबी। इसका मतलब F1 पीढ़ी में कोई जनक लक्षण अभिव्यक्त नहीं हो रहा, कोई जनक लक्षण अभिव्यक्त नहीं होता। और याद करो, जब अपन ने प्रभाविता का प्रमाण देखा था, तो प्रभाविता का प्रमाण यही कर था कि F1 पीढ़ी में कोई जनक लक्षण, एक जनक लक्षण आना था। यहां पर ना तो लाल आया ना सफेद आया, आया क्या हमारे पास? गुलाबी। तो F1 पीढ़ी पर कोई जनक लक्षण अभिव्यक्त नहीं हुआ। अब इसका स्वपरागन करो। स्वपरागन का मतलब इसी को इसी के साथ क्रॉस करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा, हां। अब मैंने इसी को इसी के साथ, इसमें दो प्रकार के युग्मक F2 पीढ़ी क्या आएगी? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। कौन सी पीढ़ी आ गई? F2 पीढ़ी। अब सुनना, F2 पीढ़ी में मैं पहले लक्षण प्ररूप अनुपात निकालूं। ये दिखने में लाल, ये दोनों दिखने में गुलाबी, ये दिखने में सफेद, तो लक्षण प्ररूप अनुपात क्या आता है? 1:2:1। एक लाल, दो गुलाबी और एक सफेद। लेकिन जब प्रभाविता होती थी तो क्या आता था? 3:1। तो दो प्रमाण थे, F1 पीढ़ी पर कोई एक जनक लक्षण का आना और F2 पीढ़ी पर 3:1 का अनुपात, दोनों इज नहीं। ना तो F1 पीढ़ी पर कोई जनक लक्षण अभिव्यक्त हुआ और ना F2 पीढ़ी पर 3:1 का अनुपात आया। तो किसका अपवाद हो गया? प्रभाविता का। और इसका जीनी प्ररूप अनुपात भी क्या होगा? सेम, एक शुद्ध लाल, दो संकरित गुलाबी और एक शुद्ध सफेद। तो अपूर्ण प्रभाविता का लक्षण प्ररूप और जीनी प्ररूप अनुपात सेम होता है, 1:2:1। बना।
बना लिया? अच्छा विवेक जी, ठीक है, दब पूछ लिया करो। ठीक है, लिखेंगे पॉइंट। फिर पहले तो लिखेंगे अपूर्ण प्रभाविता की F1 पीढ़ी में, अपूर्ण प्रभाविता की F1 पीढ़ी में कोई जनक लक्षण अभिव्यक्त नहीं होता। अपूर्ण प्रभाविता की F1 पीढ़ी में कोई जनक लक्षण अभिव्यक्त नहीं होता। और नेक्स्ट पॉइंट, अपूर्ण प्रभाविता की F2 पीढ़ी, अपूर्ण प्रभाविता की F2 पीढ़ी का लक्षण प्ररूप एवं जीनी प्ररूप अनुपात, अपूर्ण प्रभाविता की F2 पीढ़ी का लक्षण प्ररूप व जीनी प्ररूप अनुपात दोनों 1:2:1 होता है। ठीक है, तो दोनों प्रभाविता का अपवाद हो गया। F1 पीढ़ी में एक जनक लक्षण आना था, यहां पर एक भी नहीं आया। F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात आना था, यहां पर 1:2:1 का आ गया। तो ये पहला तो अपवाद हमने क्या देख लिया, अपूर्ण प्रभाविता। अब दूसरा अपवाद प्रभाविता का कौन सा है, सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस। ठीक है, अब देखो, सह प्रभाविता समझने से पहले हम किसकी बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे अंदर कौन सा रुधिर समूह पाया जाता है, एबीओ रुधिर समूह। तो हमारे अंदर कौन सा रुधिर समूह है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है। अब ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो कितना लक्षण है, एक। ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, एक लक्षण है। अगर एक लक्षण है तो कितनी जीन नियंत्रित करेगी, एक। मेंडल वंशागति गुणात्मक, एक लक्षण एक जीन। तो मानव में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एक लक्षण है, तो इस एक लक्षण को एक ही जीन नियंत्रित करती है, आई जीन। और ये जीन जो होती है ये हमारे कौन से गुणसूत्र पर पाई जाती है, 90। तो आई जीन है, आई जीन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को नियंत्रित करती है और ये आई जीन 90 गुणसूत्र पर पाई जाती है। अब सामान्यतः एक जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं, 2। सामान्यतः एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। इस आई जीन के 3 युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। इस आई जीन के कितने युग्म विकल्पी हैं, 3, मतलब 2 से ज्यादा है। और जब किसी भी एक जीन के 2 से ज्यादा युग्म विकल्पी होते हैं तो वो या उसे हम कहते हैं बहुविकल्पिता या मल्टीपल एलेलिज्म। सही, सामान्यतः एक लक्षण को एक जीन नियंत्रित करती है, वो तो सही है। अब एक जीन के सामान्यतः 2 युग्म विकल्पी होते हैं, लेकिन यहां पर 2 से अधिक 3 है। 2 से अधिक होते ही यह किसका उदाहरण हो गया,
बहुविकल्पिता या मल्टीपल एलेलिज्म। अब वो 3 युग्म विकल्पी कौन से होते हैं? IA, IB, स्मॉल i या I0 कह सकते हैं। तो जब 2 युग्म विकल्पी होते थे तो एक प्रभावी था, एक अप्रभावी था। यहां पर 3 है तो 3 का मतलब है इसमें IA, IB ये दोनों प्रभावी युग्म विकल्पी हैं और ये अप्रभावी युग्म विकल्पी है। प्रभावी युग्म विकल्पी का मतलब जो ज्यादा दिखाई दे, जो क्रियात्मक प्रोटीन एंजाइम बनाए, जो शुद्ध और संकरित दोनों अवस्थाओं में अभिव्यक्त हो। अप्रभावी मतलब बेचारा, छोटा अक्षर, केवल शुद्ध अवस्था में प्रकट हो, क्रियात्मक एंजाइम या प्रोटीन ना बनाए। तो अभी अपन ने सह प्रभाविता की बात नहीं की, अभी अपन ने AB और रुधिर समूह की बात की। AB और रुधिर समूह को कौन नियंत्रित करता है? I जीन। I जीन किस गुणसूत्र पर पाई जाती है? 90। इस I जीन के कितने युग्म विकल्पी हैं? 3। 2 से अधिक होते ही किसका उदाहरण? बहुविकल्पिता का। 3 युग्म विकल्पी हैं IA, IB, स्मॉल i। IA, IB प्रभावी है, स्मॉल i अप्रभावी है। यहां तक लिखते हैं, फिर देखते हैं आगे लिख लेंगे। मानव में AB और रुधिर समूह AB और रुधिर समूह को I जीन नियंत्रित करती है। मानव में AB और रुधिर समूह को I जीन नियंत्रित करती है। ब्रैकेट में लिख लेंगे गुणसूत्र 9 पर उपस्थित। गुणसूत्र 9 पर उपस्थित। ठीक है। फिर इस I जीन के 3 युग्म विकल्पी होते हैं। इस I जीन के 3 युग्म विकल्पी होते हैं। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बहुविकल्पिता का उदाहरण। इस I जीन के 3 युग्म विकल्पी होते हैं। ब्रैकेट में बहुविकल्पिता का उदाहरण। तीन युग्म विकल्पी होते हैं IA, IB, या तो स्मॉल i लिखो या I के ऊपर 0 बना दो, या तो छोटा i, नहीं तो बड़ा I लिख रहे हो तो उसके ऊपर O 0। 3 युग्म विकल्पी होते हैं IA, IB, स्मॉल i या IO। IA एवं IB प्रभावी युग्म विकल्पी हैं। IA व IB प्रभावी युग्म विकल्पी हैं, जबकि स्मॉल i, IO अप्रभावी युग्म विकल्पी है। ठीक है। तो अब हम लोग ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने लक्षण प्ररूप होंगे? जितने ब्लड ग्रुप उतने लक्षण प्ररूप। मतलब हमारे पास यहां पर अगर मैं ब्लड ग्रुप रुधिर समूह लिखूं तो जितने तरह के ब्लड ग्रुप A, B, AB और O, मतलब कितने लक्षण प्ररूप होंगे? 4 लक्षण प्ररूप हैं। अब अगर मुझे जीनी प्ररूप बनाना है, जीनी प्ररूप मैंने कहा था शुद्ध और संकरित, तो A प्रभावी है या अप्रभावी? प्रभावी। तो A प्रभावी है तो कौन कौन सी अवस्था में अभिव्यक्त होगा? शुद्ध और संकरित। तो I वाला या A ग्रुप वाला
प्रभावी अवस्था, शुद्ध अवस्था क्या हो जाएगी? IA। आई तो जीन का नाम है, वो जीन जो ब्लड ग्रुप को नियंत्रित कर रही है। ए युग्म विकल्पी है, तो ए प्रभावी है, तो उसकी शुद्ध अवस्था ये हो गई, और संकरित अवस्था IA स्मॉल आई। बी भी प्रभावी है, बी भी प्रभावी है, IB शुद्ध अवस्था, और संकरित IB स्मॉल आई, शुद्ध और संकरित। ए भी प्रभावी है, बी भी प्रभावी है, IB, और ओ बेचारा है, अप्रभावी है, केवल कौन सी अवस्था? शुद्ध, केवल शुद्ध, स्मॉल आई। तो लक्षण प्ररूप कितने हैं? 4। जीनी प्ररूप कितने हैं? तो सवाल आ जाए, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने लक्षण प्ररूप और कितने जीनी प्ररूप होते हैं? लक्षण प्ररूप 4, जीनी प्ररूप 6। ए बी। अब बात करें सह प्रभाविता की। सह प्रभाविता का मतलब साथ साथ प्रभावी। ए भी प्रभावी है, बी भी प्रभावी है, दोनों प्रभावी युग्म विकल्पी साथ साथ आ रहे हैं, एक साथ अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस। सह प्रभावी का मतलब साथ साथ प्रभावी। साथ साथ प्रभावी का मतलब है ए भी प्रभावी युग्म विकल्पी है, बी भी प्रभावी युग्म विकल्पी है, दो प्रभावी युग्म विकल्पी साथ साथ होते हैं, उसे क्या कहेंगे? सह प्रभाविता। इससे पहले तो कभी हुआ ही नहीं। इससे पहले हमेशा एक प्रभावी होता था, एक अप्रभावी होता था। अपूर्ण प्रभाविता में तो कोई प्रभावी था ही नहीं। अपूर्ण प्रभाविता में कोई प्रभावी था क्या? नहीं। और सह प्रभाविता में दो दो प्रभावी साथ में हैं। तो अब सवाल आप याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किन किन का उदाहरण है? सह प्रभाविता का तो है, बहुविकल्पिता का भी है, क्योंकि इसमें जीन कौन सी है? आई। और आई जीन के कितने युग्म विकल्पी हैं? 3 युग्म विकल्पी हैं। IA कौन सी अवस्था हो गई? शुद्ध। IA स्मॉल आई कौन सी हो गई? संकरित। IB कौन सी हो गई? शुद्ध। IB स्मॉल आई कौन सी हो गई? संकरित। बना। हाँ, अरे पांडे जी बता दिया, आई जीन है भाई। आई का मतलब कुछ नहीं, आई का मतलब वो जीन है जो रुधिर समूह को नियंत्रित कर रही है। ठीक है, तो इसमें ये लिख लिया, बना लिया। तो यहां पे पहले पॉइंट लिख लेंगे। एक तो एबीओ रुधिर समूह एबीओ रुधिर समूह सह प्रभाविता के साथ साथ एबीओ रुधिर समूह सह प्रभाविता के साथ साथ बहुविकल्पिता का भी उदाहरण है। सह प्रभाविता के साथ साथ बहुविकल्पिता का भी उदाहरण है।
ठीक है ना। अच्छा, एक ये प्रश्न है कि सर ये दो दो बार क्यों लिखे हैं अपन ने? आई ए क्यों लिखा? दो दो बार क्यों लिख रहे, एक ही बार क्यों नहीं लिख रहे? समजात गुणसूत्र का जोड़ा होता है तो दो बार ही लिखेंगे। अब देखो, पहले तो अपन क्या करेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ब्लड ग्रुप पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहला देखो, दो ही तरह के सवाल ब्लड ग्रुप में बन सकते हैं। पहला तो यह बन सकता है कि माता पिता का ब्लड ग्रुप दे रखा हो और बच्चों का ब्लड ग्रुप दिया जाए, आपको निकालना हो, और या बच्चों का ब्लड ग्रुप दे रखा हो और माता पिता का निकाला जाए। तो अब पहली चीज तो याद रखना, अगर किसी भी व्यक्ति का ओ ब्लड ग्रुप दे रखा है तो आपको पता है जीनी प्रारूप क्या लेना है, स्मॉल आई स्मॉल आई। किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी दे रखा है तो आपको पता है आई बी लेना है। प्रॉब्लम यह है कि अगर सर ए ब्लड ग्रुप दे रखा है या बी ब्लड ग्रुप दे रखा है तो इनके तो दो दो जीनी प्रारूप है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में आपको सिर्फ यह दे रखा है कि ए व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है, तो आप बाय डिफॉल्ट कौन सी अवस्था लेके चलोगे? संकरित। हां, क्वेश्चन में लिखा हो कि एक व्यक्ति शुद्ध ए ब्लड ग्रुप का है, शुद्ध ए ब्लड ग्रुप, तो ये जीनी प्रारूप लिखोगे। लेकिन केवल ए ब्लड ग्रुप लिखा है तो आई ए स्मॉल आई। केवल बी ब्लड ग्रुप लिखा है तो आई बी स्मॉल आई। सही। तो इस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। एक बार एक कोशिश करते हैं, फिर आगे आप करना। जैसे मैंने पहला प्रश्न दिया कि माता का रुधिर समूह ए है, पिता का रुधिर समूह बी है। ठीक है, माता का ब्लड ग्रुप ए, पिता का ब्लड ग्रुप बी। आपको बताना है संतति में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, और संतति में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं? शाबाश, जीनी प्रारूप बनाओ। माता का ब्लड ग्रुप ए दे रखा है तो ए ब्लड ग्रुप को कैसे लिखूंगा? आई ए स्मॉल आई, ये जीनी प्रारूप हुआ। बी ब्लड ग्रुप का जीनी प्रारूप कैसे लिखूंगा? आई बी स्मॉल आई। सही बात। अब ये संकरित अवस्था ली है तो इसमें दो अलग अलग प्रकार के युग्मक आएंगे, आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई। अब आप क्रॉस कर लो, आई बी, आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, स्मॉल आई। मतलब बच्चों में ए बी ब्लड ग्रुप आने की संभावना है, ए आने की संभावना है, बी आने की संभावना है, ओ आने की। तो बच्चों में चारों ब्लड ग्रुप आने की संभावना होगी। तो सीधा सा बात है, प्रश्न में जो भी ब्लड ग्रुप दे रखा हो उसका जीनी प्रारूप लिख लो, जीनी प्रारूप बनाकर क्रॉस कर लो। क्रॉस करने पर आपको मालूम चल जाएगा संतति में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। क्लियर? इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं? सबने निकाल लिए चारों? सही। नेक्स्ट करें। अब मैंने आपसे कहा नेक्स्ट, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, माता का ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है, पिता का ब्लड ग्रुप बी, माता का ब्लड ग्रुप ए बी। आपको बताना है बच्चों में या संतति में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता।
पिता का ब्लड ग्रुप बी है, माता का ब्लड ग्रुप ए बी, इस आधार पर संतति या बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता? बढ़िया। पिता का ब्लड ग्रुप दे रखा है बी, क्या बना जीनी प्रारूप? आई बी स्मॉल आई। माता का ब्लड ग्रुप दे रखा है ए बी, क्या बना जीनी प्रारूप? आई ए आई बी। इसमें युग्मक आई बी स्मॉल आई, इसमें युग्मक आई ए आई बी। अब आप क्रॉस कर लो, आई ए आई बी, आई बी आई बी, आई ए। तो बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं? ए बी आ सकता है, बी आ सकता है, ए आ सकता है, बी। कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं आ रहा? ओ नहीं आ रहा। सेम क्वेश्चन में सवाल बदल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए पिता का ब्लड ग्रुप बी है, माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बच्चों में बी ब्लड ग्रुप आने की संभावना क्या होगी? 50%। 4 संभावनाओं में से 2 जगह बी आ रहा है, तो कितने प्रतिशत संभावना हो गई? 50% हो गई। क्लियर? पक्का? तो इसका आंसर तो हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बच्चों में केवल ए और बी ब्लड ग्रुप उपस्थित है। ठीक है, अब उल्टा पूछ रहा हूं मैं, बच्चों का ब्लड ग्रुप दे रखा है, उस आधार पर हम क्या पता करेंगे? जनक, पेरेंट्स का। तो बच्चों में केवल ए और बी ब्लड ग्रुप उपस्थित है, इस आधार पर इस आधार पर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ए और बी, ए और ए बी, ओ और ए बी, बी और ए बी। बढ़िया, समझ आ रहा है सब? आप जोधपुर से ही हो? जोधपुर से ही? अरे तेरी, अच्छा उज्जैन से। क्या हाल है उज्जैन? उज्जैन दिवाली पे जाओगे अब? बढ़िया। 11 तो ऑनलाइन से लिया था क्या? अच्छा, लास्ट से ऑनलाइन थे क्या अपन? ओके। इस बार कितने नंबर थे? नीट में कितने नंबर थे इस बार? ओके। तो यहाँ पे हॉस्टल रूम लिया है? साथ में कौन है? अच्छा, आ गया भाई सबका? देखो, अब आपको दे रखा है बच्चों में ए और बी ब्लड ग्रुप है, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप निकालना है। तो पहला ऑप्शन देखो कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और बी होगा, तो हमको पता है पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और बी होगा, इसका क्रॉस हमने किया था, तो इससे बच्चों में ए भी आएगा, बी भी आएगा, लेकिन ए बी और ओ चारों संभावनाएं हैं,
क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि बच्चों में चारों ब्लड ग्रुप तो आ ही नहीं रहे, केवल ए और बी आ रहे हैं, तो पहला हो नहीं सकता। दूसरा वाला ए और ए बी लो, इसको भी सॉल्व करोगे तो इससे भी ए आएगा, बी आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा ए बी आएगा। ए बी बच्चे में आ नहीं रहा। ओ और ए बी करो, स्मॉल आई इंटू आई ए आई बी। इसका जब आप क्रॉस करोगे तो आपको केवल कौन सा ब्लड ग्रुप मिलेगा? ए और बी। बच्चों में क्या आ रहा है? केवल ए और बी, तो आंसर क्या होगा? सी। चौथा क्रॉस करोगे आप तो भी वही होगा सिस्टम, इसमें भी ए आएगा, बी आएगा और ए बी आएगा। तो कौन से ब्लड ग्रुप में केवल ए और बी आ रहे हैं जब पेरेंट्स? ओ और ए बी। तो आंसर हमारे पास थर्ड हो गया। तो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप दे रखा हो, आप बच्चों का निकाल सकते हो, बच्चों का ब्लड ग्रुप दे रखा हो, उस आधार पर पेरेंट का ब्लड ग्रुप निकाल सकते हो। पक्का क्लियर है सबको? तो अब देखो एक बार, अब हमने प्रभाविता का पूरा सिस्टम देख लिया और उसके अपवाद भी देख लिए। अब एक चार्ट से पूरा सिस्टम वापस देख लेते हैं। प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, और सह प्रभाविता। सही। अब तीनों में मैंने प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, इसमें हम क्या करते थे? प्रभाविता में कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करते थे, और F1 में हमारे पास क्या आता था? कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब F1 पीडी में एक जनक लक्षण अभिव्यक्त होता था, और उसके बाद जब हम F2 पीडी बनाते थे तो F2 पीडी का लक्षण प्ररूप अनुपात 3:1 आता था। यही था प्रभाविता में। ध्यान रखेंगे, प्रभाविता में F1 पीडी में एक जनक लक्षण अभिव्यक्त होगा, F2 पीडी का लक्षण प्ररूप अनुपात 3:1 होगा। तो यह प्रभाविता का नियम है। अब अपूर्ण प्रभाविता में क्या हुआ था? लाल और सफेद का क्रॉस करवाने पर F1 पीडी क्या आई थी? गुलाबी। मतलब कोई जनक लक्षण अभिव्यक्त नहीं होता। और कोई जनक अब लक्षण अभिव्यक्त नहीं होगा F1 में, और जब हम F2 पीडी निकालते थे तो उसका भी लक्षण प्ररूप अनुपात क्या आ जाता था? 1:2:1। तो इससे अलग हो गया, F1 पीडी में कोई जनक लक्षण अभिव्यक्त नहीं होगा और F2 पीडी में लक्षण प्ररूप अनुपात 1:2:1। सह प्रभाविता में क्या होता है? ए ब्लड ग्रुप लेते हैं शुद्ध, IA बी ब्लड ग्रुप लोगे, IB। तो आपके पास क्या ब्लड ग्रुप आएगा F1 में? AB। मतलब क्या हो रहा है? दोनों जनक लक्षण F1 में अभिव्यक्त होंगे। दोनों जनक लक्षण F1 में अभिव्यक्त। और जब आप इसका स्वपरागन करोगे तो इसकी भी F2 पीडी का लक्षण प्ररूप अनुपात 1:2:1 आएगा। तो पहचान कैसे करोगे? अगर F1 पीडी में एक जनक लक्षण अभिव्यक्त हो रहा है, प्रभाविता। अगर कोई जनक लक्षण अभिव्यक्त नहीं हो रहा, अपूर्ण प्रभाविता।
और दोनों जनक लक्षण अभिव्यक्त हो रहे हैं सह प्रभाविता। F2PD में अगर 3:1 का अनुपात आ रहा है प्रभाविता, और अगर 1:2:1 आ रहा है तो वो अपूर्ण भी होगा या सह भी हो सकता है। बना लो। आप कहां से? जोधपुर से? जोधपुर से नहीं, अच्छा फालना पाली। 11-12 कहाँ थे? वहीं थे। फिर कोचिंग वोचिंग सेल्फ किया? अरे 12 में कितने बने? बढ़िया यार। तो यहाँ कैसे आना होगा? अच्छा पहले कहाँ देखा? कि देखा बेका? अच्छा फिर यहाँ पहले जानते थे किसी को? विनोद? अच्छा हाँ, अच्छा यहीं पे आ जा। और पहले से किसी को नहीं जानते थे यहाँ पे? टीचर वीचर में भी किसी को नहीं जानते थे? अच्छा तो बढ़िया है, यहाँ पे समझ आ रहा है सब। लिख लिया भाई? प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता। फिर मेंडल का दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हाँ लिख। 2 मिनट में मैगी बन जाती है यार। नहीं बनती? नहीं बनती? अच्छा वो बताते तो थे कि बन जाती है। ठीक है मजाक करते हैं। तो आप कितने मिनट में बनाते हो? 10-15 मिनट में? अब आप मजाक कर रहे हो? 15 मिनट लगते हैं मैगी बनने में? इतने में आदमी बेवकूफ बन जाए। अच्छा ज्यादा समझता है तो सही बात है, रसीद जाती है सर। अब आगे चलो। तो अब अपने पास मेंडल का दूसरा नियम हम बात करेंगे, पृथक्करण का नियम। या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अब पहली बात तो पृथक्करण में क्या हो रहा है या कैसे पता चला मेंडल को? वही एक संकर संकरण में मेंडल ने क्या किए थे? लंबे पादप लिए थे, इनको बोने पादप से क्रॉस करवाया था। F1 पीढ़ी में एक ही जनक लक्षण आता था, और जब F2 पीढ़ी प्राप्त की तो F2 पीढ़ी में दोनों जनक लक्षण आ गए। दो लक्षण जनक थे, लंबे और बोने। तो लंबे और बोने का क्रॉस करवाया तो F1 में एक ही लक्षण आया। इससे तो मेंडल ने कौन सा नियम दिया? प्रभाविता का। फिर मेंडल ने यह देखा कि F1 के बाद जब F2 पीढ़ी आई तो F2 पीढ़ी में दोनों जनक लक्षण वापस आ गए। यही हुआ, चालू करा लंबे बोने, F1 पीढ़ी में केवल क्या आया? लंबा। F2 पीढ़ी में लंबे के साथ वापस बोना आ गया। तो मेंडल ने इसको किस आधार पर समझा? पृथक्करण के आधार पर।
सबसे पहले तो पृथक्करण का मतलब होता है युग्मक निर्माण। सेग्रीगेशन का मतलब होता है वैसे अलग अलग होना। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग अलग। अब अलग अलग कब होते हैं? जब युग्मक बनते हैं। आज F1 पीढ़ी कैसी है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें अपन क्या करते हैं? कैपिटल टी को अलग करते हैं, स्मॉल टी को अलग करते हैं। ये अलग अलग होना मतलब युग्मक बनना। तो पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब युग्मक निर्माण होता है, युग्मक निर्माण का मतलब है जब आपके पास ये युग्म विकल्पी अलग अलग होते हैं तो इनके मध्य मिश्रण नहीं होता। आज ऐसा कोई युग्मक बन रहा है क्या? ढोल दो, पूरा ढोल दो। शर्ट को भी तो प्यास लगती है। सिर्फ आदमी का गला नहीं सूखता, कपड़े का भी सूखता है। नहीं, तो इसका मतलब जब युग्मक निर्माण हो रहा है, पी लो, मैंने पानी पीने से आराम से इनको, और ढक्कन खोलो, पूरा छेद कर दो उधर पीछे से भी। तो जब युग्मक निर्माण हो रहा है, जब युग्म विकल्पी पृथक हो रहे हैं, तो दोनों युग्म विकल्पी का आपस में मिश्रण नहीं होता। यह कौन सा नियम है? पृथक्करण। और इसी के कारण F2 पीढ़ी में दोनों जनक लक्षण आ जाते हैं। नहीं तो अगर ऐसा होता, मिश्रण होता, तो F1 पीढ़ी में तो लंबा लक्षण ही दिखा, मतलब बोना उसमें खो गया क्या? नहीं, वो प्रकट नहीं हुआ लेकिन अलग रहा, और अलग रहा ताकि F2 पीढ़ी में वापस आ सके। तो पृथक्करण का नियम कहता है कि जब युग्मक निर्माण होगा तो उस दौरान दोनों युग्म विकल्पी आपस में मिश्रित नहीं होती। इसका मतलब युग्मक एक लक्षण के लिए हमेशा शुद्ध रहते हैं। इसलिए इस नियम को हम किस नाम से जानते हैं? युग्मक शुद्धता का नियम। और ऐसा हमेशा होता है, मतलब यह मेंडल का एकमात्र नियम है जिसके विरुद्ध कोई अपवाद नहीं है। यह सार्वत्रिक रूप से प्रमाणित नियम है। कभी भी युग्मक या कभी भी युग्म विकल्पियों का मिश्रण नहीं देखा जाएगा। लिखो, अरे एक समजात गुणसूत्र के जोड़े में एक जीन के कितने युग्म विकल्पी होंगे? 2, हमेशा 2। हां, तो पृथक्करण का नियम लिखेंगे पहले। तो इस नियम के कारण ही F2 पीढ़ी में, इस नियम के कारण ही F2 पीढ़ी में दोनों जनक लक्षण पुनः प्रकट हो जाते हैं। इस नियम के कारण ही F2 पीढ़ी में दोनों जनक लक्षण पुनः प्रकट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इस नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के दौरान युग्म विकल्पियों का मिश्रण नहीं होता। युग्मक निर्माण के दौरान युग्म विकल्पी का मिश्रण नहीं होता।
अतः युग्मक लक्षण के लिए सदैव शुद्ध रहते हैं। अतः युग्मक लक्षण के लिए सदैव शुद्ध रहते हैं। अतः इस नियम को युग्मक शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को युग्मक शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, यह नियम सार्वत्रिक रूप से मान्य है। यह नियम सार्वत्रिक रूप से मान्य है और इसके विरुद्ध कोई अपवाद नहीं होता। और इसके विरुद्ध कोई अपवाद नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास आखिरी में यहां पर आता है ये जिसकी हमने अभी बात की थी, बहुविकल्पिता, या जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग अब बहुविकल्पिता या मल्टीपल एलेलिज्म। यह भी अपन ने देखा था। इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक जीन के दो से ज्यादा युग्म विकल्पी होते हैं। सामान्यतः एक जीन के दो युग्म विकल्पी हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें एक जीन के दो से ज्यादा युग्म विकल्पी होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुविकल्पिता। इसका सबसे कॉमन उदाहरण हमने देख ही लिया, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसको नियंत्रित करने वाली आई जीन है और उस आई जीन के कितने युग्म विकल्पी हैं, 3 युग्म विकल्पी हैं। तो लिखेंगे पहले तो बहुविकल्पिता में, इस प्रक्रिया में बहुविकल्पिता, इस प्रक्रिया में एक जीन के 2 से अधिक युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। एक जीन के 2 से अधिक युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। एक जीन के 2 से अधिक युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। 2 से अधिक युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। उदाहरण, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। 2 से अधिक युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। उदाहरण, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब इसमें आपको एक सूत्र याद रखना है। बहुविकल्पिता यानी मल्टीपल एलेलिज्म में अगर आपको जीनी प्ररूप की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसका एक सूत्र होता है n+1/2, जिसमें n आपके पास होता है बहुविकल्पी या मतलब n आप कह दो युग्म विकल्पी की संख्या। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, यह सिस्टम तभी काम करेगा जब एक जीन के 2 से अधिक युग्म विकल्पी हैं। तो जीनी प्ररूप की संख्या कितनी निकालने के लिए सूत्र क्या है, n+1/2। अब बताओ, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो आई जीन थी उसके कितने युग्म विकल्पी थे, 3। तो n की जगह 3 लगाओ तो क्या आ जाएगा, 6। n की जगह 3 लाओगे तो 6। जीनी प्ररूप कितने होते हैं, 6 थे।
कितने जीनी प्रारूप थे? 1 2 3 4 5 6। तो हमेशा बहुविकल्पिता में जीनी प्रारूप की संख्या आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हो। n युग्म विकल्पी की संख्या है। लिख लो, बना लो। ठीक है भाई, अब एक सवाल है मेरे पास, मतलब ये आप लोग सोच के बताओगे और फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। ये तो लिख लिया यहां तक। अब मैंने यहां पर आपसे पूछा कि एक जीन है, सही, और मैंने कहा एक जीन, उसको मैंने कह दिया X। एक जीन X है और इस X जीन के कितने युग्म विकल्पी हैं? 10। एक जीन X है, उसके 10 युग्म विकल्पी हैं। किसका उदाहरण हो गया? बहुविकल्पिता का, क्योंकि 2 से ज्यादा युग्म विकल्पी हैं। तो एक जीन X के 10 युग्म विकल्पी हैं, यह आपके पास बहुविकल्पिता का उदाहरण है। अब मेरा सवाल है कि अगर यह जीन X हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में हो, यह जीन आपके शरीर के प्रत्येक कोशिका में है, मतलब आपके यकृत की कोशिकाओं में भी है, आपके त्वचा की कोशिका में भी है, शुक्राणु में भी है, तो यदि ये जीन X जिसके 10 युग्म विकल्पी हैं, ये इन सभी कोशिकाओं में है, तो आपको यह बताना है कि इन कोशिकाओं में इस जीन के कितने युग्म विकल्पी होंगे। सवाल समझ आ गया आपके पास? एक जीन है, एक जीन के कितने युग्म विकल्पी हैं? 10। तो आपको मालूम चल गया 2 से ज्यादा हैं तो बहुविकल्पिता है। अब एक जीन के 10 युग्म विकल्पी हैं। ये जीन आपके यकृत कोशिका में भी है, त्वचा की कोशिका में भी है, शुक्राणुओं में भी है। तो अगर ये जीन इन सब में है तो उसमें उस जीन के इन कोशिकाओं में कितने युग्म विकल्पी होंगे? सभी में, मतलब ये 1 2 3। एक जीन है, एक जीन के 10 युग्म विकल्पी हैं, तो हमको मालूम चल गया किसी भी जीन के 2 से ज्यादा रूप होते हैं तो वो बहुविकल्पिता का उदाहरण है, ये है। अब ये जीन होगी तो कहां? कोशिका के केंद्रक में। ये जीन आपकी यकृत में भी है, त्वचा में भी है, शुक्राणु में भी है। तो अगर ये जीन इन सब कोशिकाओं में है तो इस जीन के कितने युग्म विकल्पी उस कोशिका में होंगे? दस 10। चलो इतना हिंट दे देता हूं, यकृत कोशिका द्विगुणित होती है, त्वचा द्विगुणित होती है, शुक्राणु अगुणित होते हैं। आंसर इसका 2 2 1। देखो, मान लो एक डब्बा है हमारे पास और एक डब्बे में 10 गेंदे हैं।
और आपके पास 2 हाथ हैं, अगर आप ठाकुर नहीं, मतलब शोले वाले ठाकुर हो तो अलग बात है, बाकी सबके 2 हाथ हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक डब्बा है जिसमें 10 गेंदें हैं, 2 हाथ हैं, हर हाथ में 1 गेंद आ सकती है। तो उस डब्बे में 10 गेंदें हैं, लेकिन हमारे दोनों हाथ में 2 ही होंगी। एक हाथ में 1 गेंद, दूसरे हाथ में दूसरी गेंद। डब्बे में 10 गेंद हैं, मतलब जीन के 10 युग्म विकल्पी हैं। लेकिन पहली क्लास में बताया था जीन के युग्म विकल्पी कहां पाए जाते हैं? समजात गुणसूत्र। कितने हैं? जोड़ा। तो उस डब्बे में 10 गेंद हो, 50 हो, 100 हो, 2000 हो, हमारे पास कितनी होंगी? 2 ही, क्योंकि जगह ही कितनी है? 2। आप सोचो, रुधिर समूह की बात की थी अपन ने, इधर आओ, क्योंकि हां, ये रुधिर समूह में मैंने आपसे कहा आई जीन के कितने युग्म विकल्पी हैं? 3 हैं। लेकिन जब अपन ने जीनी प्रारूप बनाया तो 3-3 लिखे क्या? कहीं 2-2 ही लिखे, क्योंकि जगह कितनी है? 2। एक गुणसूत्र उसका जोड़ा, एक गुणसूत्र उसका जोड़ा। तो एक जीन के 10 युग्म विकल्पी हो, 50 हो, 100 हो, हमारे शरीर की कोशिका में उस जीन के कितने युग्म विकल्पी रहेंगे? 2। और अगर कोई अगुणित कोशिका है तो उसमें तो जोड़ा भी नहीं है, एक ही गुणसूत्र है, तो कितनी युग्म विकल्पी होंगी? 1। तो एनसीईआरटी में सिर्फ एक कथन दे रखा है कि बहुविकल्पिता का अध्ययन समष्टि या पॉपुलेशन में किया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति में तो पता ही नहीं कर सकते। आज इस जीन के मैंने कहा 10 युग्म विकल्पी हैं। एक जीन है जिसके 10 युग्म विकल्पी हैं, या ब्लड ग्रुप देख लो, उसके 3 युग्म विकल्पी हैं। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ये नया है, ब्लड ग्रुप क्या है आपका? ए। इनका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब हो करने से क्या होगा? कैसे क्या हो गया? इनका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब इनके युग्म विकल्पी या तो IA होंगे या IA स्मॉल आई होगा। इनको देखकर, इनका रुधिर समूह देखकर आप पता कर सकते हो कि एक जीन के 2 से ज्यादा युग्म विकल्पी हैं? नहीं कर सकते ना। इनका ए है, किसका बी है? ये रहे। तो अब मैंने दोनों व्यक्ति को अध्ययन किया, ए है बी है, दोनों का अध्ययन किया तो मालूम चला, अच्छा IA स्मॉल आई, IB, मतलब एक जीन के 2 से ज्यादा युग्म विकल्पी हैं। कब पता कर सकते हो? जब एक समष्टि या पॉपुलेशन का अध्ययन करो, क्योंकि एक व्यक्ति में तो एक जीन के 2 या 1 ही युग्म विकल्पी होगा। आई बात समझ में? ये 55 110 जीनी प्रारूप नहीं पूछा मैंने, n+1/2 लगा रहे उधर। हां, एक जीन के 10 युग्म विकल्पी है तो जीनी प्रारूप की संख्या पूछता तो ये सूत्र लगाते, पर ये जीनी प्रारूप की संख्या है। मैंने पूछा युग्म विकल्पी 2, 2 और 1। तो इसका मतलब बहुविकल्पिता का अध्ययन हमेशा पॉपुलेशन में कर सकते हो, व्यक्ति में नहीं। आई समझ में बात सबको? नोट लिख लो, फिर ये सवाल लिख लेना। बहुविकल्पिता का अध्ययन समष्टि या पॉपुलेशन में ही किया जाता है। बहुविकल्पिता का अध्ययन समष्टि या पॉपुलेशन में ही किया जाता है। ठीक है, और ये लिख लो, जीन के 10 युग्म विकल्पी थे, यकृत है, त्वचा, शुक्राणु में 2, 2 या 1 ही होगा। समझ आ गया ये 2, 2, 1 क्यों है? जगह इतनी ही है। 2 का मतलब आपके पास समजात गुणसूत्र का जोड़ा होगा,
तो एक जीन के युग्म विकल्पी तो इधर ही मिलेंगे, और अगुणित का मतलब उसमें जोड़ा है ही नहीं, एक ही है, तो उस जीन का एक ही युग्म विकल्पी मिलेगा। हां, जीनी प्रारूप पूछता तो एक जीन X के 10 युग्म विकल्पी है, जीनी प्रारूप की संख्या तो n 10 लगाते तो आपके पास 55 आ जाता। तो जीनी प्रारूप कितने होते? 55। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? पृथक्करण का नियम भी हमने देख लिया, टेस्ट क्रॉस देख लिया, प्रभाविता के अपवाद देख लिए, और हमने बहुविकल्पिता भी देख लिया। अब नेक्स्ट वीक से फिर हम लोग द्विसंकर संकरण, मतलब दो जीन की वंशागति वाला सिस्टम करेंगे। ठीक है? हाँ, मेरी 3 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपनी क्लास होती है, बाकी बैचेस भी जाना पड़ता है, सब बैचेस बहुत सारे। तो इतना बढ़िया तरीके से रिवीजन करना, क्योंकि नेक्स्ट में फिर अब 2 जीन की वंशागति आएगी, फिर हमारे पास संलग्नता लिंकेज वाला सिस्टम आएगा। हाँ, अरे अभी जी डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन यहां कहां पढ़ रहे हो यार, आनुवांशिकी में काम का तो जो टॉपिक चल रहा है उससे तो प्रश्न पूछो। अनुलेखन में आरएनए पॉलीमरेज काम करेगी, यहां कहां आएगा बेटा? अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दे दो ना यार। सर आपने रात में क्या बोला था? वो नोट को नाइट हो गया। नोट में बोला बहुविकल्पिता का अध्ययन हम समष्टि या पॉपुलेशन में करेंगे। राजपाल जी, जनरल चैप्टर हो गया का आपका? तो आर्तव चक्र के 14th डे पर कौन से हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है? LH और FSH का। ठीक है भाई, चलो फिर नेक्स्ट। धन्यवाद।